नमस्कार दोस्तों, बिहार में एक और शानदार वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है बिहार एसएससी के द्वारा हाल ही में जारी किया गया, जिसमें पोस्ट का नाम है कार्यालय परिचारी या परिचारी विशिष्ट। इसी को हम बिहार ग्रुप डी के नाम से भी जानते हैं। ये जॉब जो है फुल्ली ऑफिशियल जॉब है। इसमें आपका काम रहेगा कि फ़ाइल को मेंटेनेंस करना, फ़ाइल को अरेंज करके सजा के रखना, यही सब काम रहेगा। ये जो है बहुत ही अच्छा जॉब है। इसी के रिगार्डिंग हम वीडियो लेकर आए हैं कि इसका ऑनलाइन आवेदन की तिथि कब रहेगी, इसका सिलेबस क्या रहेगा, इसका उम्र सीमा क्या रहेगा, इसकी योग्यता क्या रहेगी, इसका परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा, इसकी सैलरी क्या रहेगी और डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा ऑनलाइन फॉर्म भरने में। उसके बाद इसका चयन की प्रक्रिया आखिरकार कैसे होगा, यही सब हम इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे हम एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। कार्यालय परिचारी या परिचारी विशिष्ट के लिए जो है विज्ञापन संख्या हो गया 06/2025। इसका मतलब ये होगा कि कोई भी अब बिहार एसएससी जो है कार्यालय परिचारी से रिलेटेड कोई भी जानकारी देगा तो वो विज्ञापन संख्या 06/2025 के अनुसार ही देगा। इसका नाम तो आप जान ही गए, कार्यालय परिचारी है। इसको ऑफिस अटेंडेंस भी हम बोलते हैं। इसके ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि है 25 अगस्त 2025 से स्टार्ट हो जाएगी और अंतिम तिथि जो है 26 सितंबर 2025 तक है। दोस्तों, आप लोग अंतिम डेट का इंतज़ार नहीं करें और फॉर्म जो है जितना जल्द होगा उतना जल्द आप लोग फिलअप कर दें। क्या कि होता क्या है, अंतिम डेट में जो है इसका सर्वर पर लोड हो जाता है, जिसके कारण आप फॉर्म जो है फिलअप नहीं कर पाते। इसमें अब क्या हो गया, कोई भी जैसे बीआरएससी हो गया या बीपीएससी हो गया, सब में क्या कर रहा है कि अब जो है लाइव फ़ोटो लिया जा रहा है, तो इसमें थोड़ा दिक्कत हो जाता है फ़ोटो अपलोड करने में। इसलिए हम बोलेंगे कि आप लोग लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करें और जितना जल्द हो उतना आप लोग फॉर्म को सबमिट कर दें। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा और इसका चयन जो है प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। इसकी जो है वेतनमान जो है लेवल 1 का है और इसका लगभग वेतन हो जाएगा 30,000 के आसपास आपका सैलरी बनेगा। इसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बोल रहा है 10वीं या मैट्रिक अथवा किसी समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब न्यूनतम आपका योग्यता जो है इसमें 10th मांगा गया। आप अगर 10th पास हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं और कोई भी एक्स्ट्रा डिग्री नहीं मांगा गया। इसमें रिक्त पदों की जो है कोटिवार विवरण दिया गया जो इस प्रकार आपको दिखाते हैं। अलग अलग विभाग में अलग अलग है। इसमें श्रम संसाधन विभाग में जो है 203 सीटें इस महिला के लिए, 67 सीट रिजर्व है। उसी तरह देखिए श्रम संसाधन के क्षेत्रीय कार्यालय में जो है 52 सीटें इस महिला के लिए, 18 सीट रिजर्व है। उसी तरह आप देखिएगा मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंध विभाग में जो है 79 सीटें इसमें लिए, जिसमें 25 सीट जो है महिला के लिए रिजर्व है। उसी तरह योजना एवं विकास विभाग में देखिएगा तो 11 सीट है, इसमें महिला के लिए 4 सीट है। तो अलग अलग विभाग में आप देख सकते हैं अलग अलग सीटों की संख्या दिया गया है। इसमें देखिए समान प्रशासन विभाग में भी है 21 सीट है। उसके बाद लघु जल संसाधन विभाग में 15 सीट है। आगे देखिएगा तो देखिए बहुत सारा विभाग में अलग अलग सीट की संख्या दिया गया। देखिए इसमें पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में जो है टोटल सीट जो है 1138 सीट दिया गया है। इसमें जो है महिला के लिए 398 सीट रिजर्व है। सबसे ज़्यादा सीट जो है इसी विभाग में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में जो है सबसे ज़्यादा सीट है। उसी तरह आगे चलिएगा, देखिए इसमें भवन निर्माण एवं विभाग जो है इसमें 500 सीट, इसमें महिला के लिए 171 सीट रिजर्व है। आगे देख सकते हैं अलग अलग विभाग में अलग अलग इसमें सीट की संख्या आपको दी गई है। इसमें देखेंगे टोटल सीट कितना है। टोटल सीट इसमें जो है आप देख सकते हैं टोटल सीट इसमें कुल पदों की संख्या जो है 3727 है। इसमें महिला के लिए 1216 सीट रिजर्व में। इसमें आप देखेंगे इसमें जनरल का हो गया 1700 सीट, उसके बाद हो गया एससी का हो गया 564 सीट, उसके बाद एसटी का हो गया 47 सीट और उसी तरह BC1 का जो है 702 सीट है और BC2 इसको BC भी बोलते हैं, इसमें जो है 238 सीट है और EWS का जो है इसमें 374 सीट है।
महिलाओं के लिए जो है इस देखिएगा इस जनरल में जो 590 सीट जो है महिलाओं के लिए रिजर्व है। उसी तरह एससी में जो है 185 सीट जो है 564 में 185 सीट जो है महिला के लिए रिजर्व है। उसी तरह देखिए एसटी में 8 सीट है। उसके बाद बीसी 1 में जो है ईबीसी में 236 सीट है। उसी तरह बीसी 2 इसको बीसी बोलते हैं, उसमें 77 सीट जो है महिला के लिए रिजर्व है। वो आप देख लीजिएगा कोटिवार जो इसमें विवरण दिया गया है, आप देख लिए हैं। उसके बाद हम देखते हैं आगे क्या है। आगे है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। इसका न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है? फॉर्म भरने के लिए आपको न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है इसमें दिया गया। ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से मैट्रिक अथवा किसी मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब न्यूनतम आपकी शैक्षणिक योग्यता जो है 10th पास होना चाहिए। अगर 10th पास हैं तो इसको आप भर सकते हो। उसके बाद है इसकी उम्र सीमा क्या है? इसकी उम्र सीमा जो है अभ्यर्थी के उम्र सीमा की गणना जो है 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी। मतलब न्यूनतम जो है आपका जो है उम्र की गणना जो है 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी। आपको न्यूनतम जो है एज 18 साल होना चाहिए, जो सभी कैटेगरी के लिए, सभी चाहे वो एससी हो, एसटी हो, बीसी हो, ईबीसी हो या जनरल हो या ईडब्ल्यूएस हो, कोई भी हो, सभी कैटेगरी के लिए आपको न्यूनतम एज जो है 18 वर्ष होना चाहिए। और वही अधिकतम एज के बारे में कहा गया कि आपका अधिकतम एज जो है अनारक्षित यूआर जनरल का जो है 37 वर्ष होना चाहिए। वही पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला के लिए 40 वर्ष होना चाहिए। वही अनारक्षित महिला यूआर जो महिला है अनरिजर्व महिला के लिए 40 वर्ष है। उसी तरह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति महिला और पुरुष दोनों के लिए 42 साल निर्धारित किया गया है। वही सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए जो है अधिकतम उम्र की सीमा के अतिरिक्त 10 वर्ष की छूट दिया जाएगा। मतलब जो मैक्सिमम एज अगर क्रॉस कर जाते हैं, अगर वो दिव्यांग हैं, तो उसको जो है 10 वर्ष का एक्स्ट्रा छूट दिया जाएगा। उसके बाद है आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवारों की जन्म तिथि ही मान्य होगी। इसका मतलब कहने का मतलब यह है कि आपकी जो है डेट ऑफ बर्थ जो है जो मैट्रिक में अंकित है वही मान्य होगा, ना कि जो आप आधार कार्ड में है वो मान्य होगा, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट में आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो मान नहीं होगा। मान आपका वही होगा जो आपके मैट्रिक के मार्कशीट में दिया होगा। आगे दिया है कि उक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने वाले अभ्यर्थी को अपने जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि को सही से एवं स्पष्ट रूप से उद्धृत करना अनिवार्य। इसका मतलब यह है कि आप जिस कैटेगरी में आते, चाहे एससी हो, एसटी हो, या बीसी 1 हो, या बीसी 2 हो, या जनरल हो, या फिर ईडब्ल्यूएस हो, आप अपनी जाति को जो है अच्छी तरह से जान ले और जिस कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी को ही फिल करें। उसके बाद परीक्षा की प्रकृति, परीक्षा आखिर कैसी होगी इसमें लिखा है वस्तुनिष्ठ, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का परीक्षा होगा। बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालक नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा ली जाएगी। मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप 40,000 से ज़्यादा फॉर्म जो है फिलअप होता है तो उसमें एक प्रारंभिक परीक्षा भी ली जाएगी, मतलब पीटी एग्ज़ाम भी लिया जाएगा। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा से एक से अधिक चरणों में आयोजित की जाएगी। मतलब फॉर्म जो है अगर 10 लाख 20 लाख गिर गया तो उस स्थिति में जो है परीक्षा जो है एक से अधिक चरणों में आयोजित की जाएगी। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम जो है समानीकरण प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार कीजिए। इसका कहने का मतलब यह है कि अगर एक से अधिक शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ तो परीक्षा जो समानीकरण मतलब परसेंटाइल मेथड के द्वारा जो है इसमें रिजल्ट तैयार किया जाएगा। उसके बाद लिखित परीक्षा जो है वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। लिखित परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थी का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। मतलब मेंस एग्जाम के लिए 5 गुना रिजल्ट जो है पीटी एग्जाम में वो देगा, ये बोला गया। मुख्य परीक्षा के लिए अलग से विज्ञापन प्रकाशित की जाएगी। मतलब मेंस एग्जाम के लिए आपको अलग से फॉर्म फिलअप कराया जाएगा, ये ऐसा इसमें कहा गया। उसके बाद है कि समान अंक प्राप्त होने वाले अभ्यर्थी को जन्म तिथि के अनुसार अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को मेगा सूची में ऊपर रखा जाएगा। इसी प्रकार समान अंक एवं समान उम्र वाले अभ्यर्थी के नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के आरोही क्रम A to Z आधार पर उन्हें मेगा सूची में रखा जाएगा।
इसका कहने का मतलब ये है कि अगर दो दो कैंडिडेट जो है अगर समान अंक ले आते हैं तो उसमें जिसका डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा रहेगा उसका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। अगर दो कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ भी समान है, मार्क्स भी समान है, तो उस स्थिति में ऐसा कहा गया कि जिसका नाम जो है अंग्रेजी वर्णमाला में अल्फ़ाबेट में पहले आएगा उसका जो है सिलेक्शन किया जाएगा। ये ऐसा इसमें कहा गया। उसके बाद कहा गया प्रारंभिक परीक्षा में जो है एक पत्र जो है समान ज्ञान का होगा जिसके निम्नांकित विषय होंगे। खंडकोम जो है समान अंक गणित का होगा। उसके बाद खंडकोम जो है समान ज्ञान का प्रश्न होगा। उसके बाद खंडगोम जो है समान हिंदी के प्रश्न होंगे। जो है वस्तुनिष्ठ एवं बहु विकल्पिक होंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। और इसमें जो है आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा। कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी। इसमें टोटल प्रश्न की संख्या 100 होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक दिए जाएंगे। मतलब आप एक क्वेश्चन सही करते तो आपको 4 अंक दिया जाएगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको 1 अंक काट लिया जाएगा। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा, ऐसा बोला गया। परीक्षा की अवधि जो है 2 घंटा की होगी। मतलब आपका एग्ज़ाम का टाइम जो है 2 घंटा का होगा। एग्ज़ाम ड्यूरेशन जो है 2 घंटा का होगा। 2 घंटा में आपको 100 प्रश्न बनाने होंगे। वही दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए जो है 20 मिनट जो है एक्स्ट्रा दिया जाएगा। जो है लिखित परीक्षा का जो है सिलेबस दिया गया, पाठ्यक्रम दिया गया। इसमें समान गणित का जो है 30 प्रश्न होंगे। उसमें देखिए एलसीएम का हो गया, फिर एचसीएफ का हो गया, वास्तविक संख्या हो गया, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, वर्गमूल हो गया, घनमूल हो गया, प्रतिशत हो गया, लाभ हानि हो गया, बट्टा हो गया, विक्रय कर हो गया, साधारण ब्याज हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, समय दूरी हो गया, समानुपाती हो गया, प्रतिलोम समानुपाती होगा। मतलब इसमें जो है एडवांस से क्वेश्चन नहीं रहेगा, अर्थमेटिक से ही मैथ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्न रहेंगे, जिसमें देखिए अलग अलग सिलेबस इसमें दिया हुआ है। जिसमें संसाधन एवं उनके प्रकार है, वन एवं वन्यजीव संसाधन है, जल संसाधन है, कृषि एवं फसलें हैं, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन है, विनिर्माण है, विनिर्माण उद्योग है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है, मानचित्र अध्ययन है। उसी तरह देखिएगा संघवाद है, भारत की संघीय व्यवस्था है, केंद्र राज्य संबंध है, भारत की भाषा है, लोकतंत्र एवं विविधता है, भारत की सामाजिक एवं धार्मिक विविधता है, राजनीतिक दल है। उसके बाद है मुद्रा एवं और साख है, वैश्वीकरण है और भारतीय अर्थव्यवस्था है, व्यापार और भूमंडलीकरण है, अर्थव्यवस्था और आजीविका है। उसके बाद देखिए क्या है, भारत का इतिहास है। उसके बाद संस्कृति है, भूगोल है, स्वतंत्रता आंदोलन है, पंचायती राज है, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान क्या था, उससे क्वेश्चन आएगा। भारत में राष्ट्रवाद है। उसके बाद समाजवाद एवं साम्यवाद है। उसके बाद देखिए साइंस से क्वेश्चन रहेगा, प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन रहेगा, मानव नेत्र रहेगा, रंग बिरंगा संसार रहेगा, विद्युत रहेगा, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव रहेगा, ऊर्जा के स्रोत रहेगा, रासायनिक अभिक्रिया रहेंगे, समीकरण रहेगा, आम्ल रहेगा, क्षार रहेगा एवं लवण रहेगा, धातु एवं अधातु रहेगा, कार्बन एवं उसके यौगिक रहेंगे, तत्वों का आवर्त रहेगा, जैव प्रक्रम रहेगा, जीव का प्रजनन रहेगा, आनुवांशिकता रहेगा, जैव विकास रहेगा, हमारा पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन, ये रहेगा। उसके बाद समसामयिक घटना, करेंट अफेयर से भी इसमें क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है समान हिंदी। समान हिंदी के टोटल 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। समान हिंदी के देखते हैं इसका क्या क्या परीक्षा पैटर्न है। उसके बाद इसमें देखिए संज्ञा का क्वेश्चन रहेगा, ग्रामर से रहेगा, सर्वनाम रहेगा, लिंग रहेगा, विशेषण रहेगा, प्रविशेषण रहेगा, पर्यायवाची शब्द रहेगा, कारक रहेगा, मुहावरा रहेगा, काल रहेगा, संधि रहेगा, विलोम शब्द रहेगा, समास रहेगा, लोकोक्ति रहेगा, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द रहेगा, शुद्ध अशुद्ध रहेगा, वाक शुद्ध रहेगा, तत्सम रहेगा, तद्भव रहेगा। यही सब क्वेश्चन रहेगा। उपसर्ग रहेगा, मुहावरा रहेगा, प्रत्यय रहेगा और उपसर्ग। इस सब व्याकरण से, हिंदी व्याकरण से प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद है कि 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड एवं काव्य खंड के अंश रचनाकार एवं पर आधारित प्रश्न पूछेंगे। मतलब 10वीं कक्षा आप एनसीईआरटी और एससीईआरटी ले सकते हैं। उसमें जो है गद्य खंड और काव्य खंड से जो भी लेखक का नाम है वो आप देख सकते हैं। यही सबसे क्वेश्चन रहेगा हिंदी में। हिंदी कोई खास उतना इसमें जटिल सिलेबस नहीं दिएगा। केस में दिया है क्वालिफाइंग मार्क्स, मतलब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको पास करना है, कितना मार्क्स लाना पड़ेगा। इसमें अनारक्षित जो है यूआर जनरल का जो है 40% लाना है। उसके बाद पिछड़ा वर्ग का हो गया 36.5%। उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग का हो गया 34%। उसके बाद अनुसूचित जाति और जनजाति का 32%।
उसके बाद महिला वर्ग का हो गया 32% और दिव्यांग जो है सभी जो दिव्यांग कैटेगरी के हैं उसका 32% जो है मिनिमम जो है उसका पासिंग मार्क्स है। उसके बाद है परीक्षा शुल्क जो है अब जो है ये जो है पहले का था, लेकिन अब जो परीक्षा शुल्क में परिवर्तन आ गया। आप किसी भी कैटेगरी के हैं, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉय हो, चाहे एससी हो या एसटी हो, सबको जो है आप 100 रुपया लगेगा। परीक्षा शुल्क में जो है परिवर्तन किया गया है। आरक्षण, आखिर आरक्षण का लाभ किन्हें मिलेगा वो देखिए। आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवार को मिलेगा जिनका अस्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार के मूल निवासी हैं। जो बिहार के मूल निवासी उन्हीं को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। बिहार राज्य के बाहर के निवासी जो है अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। मतलब जो बिहार राज्य के अलग से अदर स्टेट से हैं उसको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। आवेदन में दिया गया अस्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए अस्थायी निवासी अनुमान होगा। मतलब जो आप फॉर्म भरने वक्त जो भी आप क्या कहते हैं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र लगाए उसमें जो आपका एड्रेस है वही मान्य होगा, उसी के अनुसार आपको आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। उक्त आरक्षण के लिए उम्मीदवारों को अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र की प्रस्तुति करना अनिवार्य है। नहीं, अगर आप इसमें जो है आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं आपको आवासीय प्रमाण पत्र जो है फॉर्म भरने वक्त जो है आपको देना पड़ेगा, ऐसा इसमें कहा गया। उसके बाद है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण पत्र मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन फॉर्म भरने वक्त अपलोड करना अनिवार्य है। इसमें कहा कि अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपको मेंस एग्जाम मुख्य परीक्षा के वक्त जो है आपको जाति प्रमाण पत्र और अस्थाई निवास जो है आपको प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद है पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए कहा गया कि आपका जो है एनसीएल उसको बोलते हैं नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जो है आपको अंचल अधिकारी या राजस्व अधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए। मतलब आप आरओ लेवल या एसटीओ लेवल का जो इसमें आप एनसीएल लगा सकते हैं। उसके बाद दिया गया कि ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, इसमें कहा गया कि अगर आप बीसी में आते हैं, अगर आप फॉर्म भरने वक्त गलती से ईबीसी में फॉर्म भर देते हैं तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, आपको जो है जनरल में फाइट करना पड़ेगा। इस पॉइंट में ये दिया गया वो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है जो उसको हम देखते हैं। उसके बाद देखिए इसमें जो है एक और पॉइंट्स था, हम उसको दिखाते हैं आपको। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के महिला सदस्य जो भी हैं उसके लिए एक पॉइंट्स इसमें कहा गया कि विवाहित महिला के पक्ष में आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के निवास से निर्गत होना चाहिए। मतलब आप अगर पति के साथ रह रहे हैं तो आपका जो है ईडब्ल्यूएस जो है आपके पति के नाम से निर्गत होना चाहिए। परंतु देखिए परंतु इसमें लिखा हुआ है कि विवाहित महिला अपने पिता के निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। मतलब आपका जो ईडब्ल्यूएस बनेगा वो आपके पति का नाम का बनेगा और आपके जो आवासीय प्रमाण पत्र बनेंगे वो जो है आपके पापा के नाम का बनेगा, ये इसमें कहा गया, जिससे स्पष्ट हो जाए कि विवाहित महिला बिहार राज्य के मूल निवासी है। इसमें कहने का मतलब यह है कि ऐसा आपसे इसलिए मांगा जा रहा है कि आप बिहार के अस्थायी निवासी हैं कि नहीं, इसलिए आपके पापा के एड्रेस से जो है निर्गत होना चाहिए, ऐसा इसमें कहा गया। उसके बाद देखिए उसके बाद इसमें इम्पोर्टेंट एक और पॉइंट से इसमें लिखा हुआ है कि सभी वांछित प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो लास्ट डेट है तक होना आवश्यक है। आप कोई भी डॉक्यूमेंट लगाते हैं उससे लास्ट डेट, जैसे एग्जामिनेशन फॉर्म का लास्ट डेट इसका है 26 सितंबर, मतलब 26 सितंबर से पहले आपका सभी डॉक्यूमेंट रहना चाहिए। उसके बाद के अगर कोई डॉक्यूमेंट लगाते हैं तो वो वैलिड नहीं होगा, ये इसमें कहा गया। उसके बाद देखिए इसमें महत्वपूर्ण निर्देश दिया है जो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद इसमें देखिए इसमें क्या है, इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, हाँ इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश। आप जो है ऑनलाइन फॉर्म जो है 25 अगस्त से इसका स्टार्ट हो गया और परीक्षा शुल्क का अंतिम डेट है 24 सितंबर। वही ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की अंतिम तिथि मतलब फॉर्म को आप फाइनल सबमिट कर सकते हैं 26 सितंबर तक, 2 दिन एक्स्ट्रा दिया गया। उसके बाद देखिए ऑनलाइन फॉर्म में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे उसके बारे इसमें
दिया गया है। उसमें मैट्रिक का मार्कशीट लगेगा, उसके बाद मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र लगेगा। जिसके पास मूल प्रमाण पत्र नहीं है वो आप प्रोविजनल लगा के भी फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद अस्थायी अगर निवासी हैं तो आपको आवासीय प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, जो SC और ST कैटेगरी से आते हैं उसको जाति प्रमाण पत्र लगेगा। वही जो BC और EBC कैटेगरी से आते हैं उसको NCL सर्टिफिकेट लगेगा, नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट। उसके बाद जो जनरल कैटेगरी से आते हैं उसको EWS प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। उसके बाद है जो स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी हैं तो उसको प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। वही जो दिव्यांग है उसको भी अपना अपना प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। ये सब डॉक्यूमेंट आपको फॉर्म भरने वक्त लगेगा। तो इस प्रकार इसमें जो भी इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स थे वो हम आपको बताने का प्रयास किए हैं। फिर भी अगर हमसे कोई ऐसा पॉइंट्स रह गया जो हम आपको नहीं बता पाए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपका कमेंट का ज़रूर रिप्लाई देंगे। तब तक लिए वीडियो में इतना ही। तब तक आप हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं, आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, और अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।